संगठन के बल पर हमने राजनीति की है। हमने बाहुबल का कभी प्रयोग नहीं किया, हमने धन बल का कभी प्रयोग नहीं किया, और हमने हमेशा रखने की चेष्टा की है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तीनों मंडलों को कि जो मुझे रिपोर्टिंग मिलती रही, मेरी अनुपस्थिति में भी जो सफल कार्यक्रम आप लोग करते रहे, ये हमारे एक मजबूत संगठन होने का परिचायक है। तीनों मंडलों को मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमको अब आगे की तैयारी में भी लगना है। अब कभी भी नगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं, छावनी बोर्ड की भी मियाद पूरी हो गई, छावनी बोर्ड के भी चुनाव होंगे और पंचायतों के भी चुनाव होंगे। ये स्थानीय स्वशासन के तीनों चुनाव होंगे और उनकी तैयारियों में हमको अभी से जुटना है और सही मानों में हमने इस पर काम करना आरंभ भी कर दिया। पहले हमारे संगठन की रचना और प्रकार से होती थी। मंडल है, प्रधान है, उप प्रधान है, महामंत्री है, बूथ प्रधान है, वो तो है ही है। लेकिन कार्य विभाजन के लिए पहले हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, सेक्टर इंचार्ज आदि हुआ करते थे। लेकिन अब क्योंकि वार्डबंदी हो गई, इसलिए हमने सभी वार्डों में एक एक आदमी प्रधान बना दिया। सभी छावनी बोर्ड के भी और कमेटी के भी 39 प्रधान हमने बना दिए। अभी 31 यहाँ के, 8 कंट्रोलमेंट, 39 प्रधान बना दिए। अभी जब मैं बोल चुकूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं बोल पाऊंगा, तो मंडल प्रधान अपने अपने वार्ड प्रधानों का परिचय यहाँ पर करवाएंगे। और वार्ड प्रधानों के ऊपर ये दायित्व होगा कि वो 11-11 आदमियों की कमेटी हर वार्ड में बनाएंगे, जिसमें हर मोहल्ले का, हर वर्ग का, हर श्रेणी का एक एक आदमी होना चाहिए। 11 के बजाय 21 की बनाई, 21 की वार्ड प्रधान 21 लोगों की एक वार्ड कमेटी बनाई। और जितने मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले से एक आदमी उसको होना चाहिए। जितने वर्ग हैं, उन वर्ग का होना चाहिए। जितनी श्रेणियां हैं, हर उस श्रेणी का उसमें कोई ना कोई प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। युवा भी होने चाहिए, महिलाएं भी होनी चाहिए, अनुसूचित जाति से भी होना चाहिए। सभी प्रकार के
लोगों से आप वो वार्ड समितियां अपनी बनाएंगे और मैं जल्दी खुद हर वार्ड की समितियों की मीटिंग लूंगा। हर वार्ड की समितियों की मैं मीटिंग लूंगा। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आपके वार्ड में कोई काम होना बाकी है, वैसे तो हमने अम्बाला कैंट में कोई कसर छोड़ी नहीं हुई, लेकिन फिर भी अगर कोई जरूरी काम आप समझते हैं कि आपके वार्ड में हो जाए तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा, तो पूरी डिटेल के साथ वार्ड प्रधान अपनी मोहर लगाकर साइन करेगा और वो 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास जमा करेगा, ताकि हम वो आपके काम करवा सकें। कोई भी काम हो सकता है, नाली है, सड़क है, जहाँ कोई और काम है, वो आप हमें लिख कर दे सकते हैं, ताकि हम उनके फंड्स की व्यवस्था करके आपके कामों को कराने की कोशिश करें। इसके अलावा भी कोई सामुदायिक काम है, वैसे तो मैंने 131 धर्मशालाएं बनवा कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई और आवश्यकता हो, लेकिन अगर हो, जगह हो, बिना डिस्प्यूट की जगह हो और आप कोई भवन बनाना चाहते हो, तो आप निसंकोच उसका भी लिख के दे सकते हैं। उसके ऊपर वार्ड के रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे, जो भी काम आप देंगे, और वार्ड प्रधान की मोहर होगी, उसके साइन होंगे, और तो हम वो कामों को आगे प्रोसेस करेंगे। हमने हमेशा काम की राजनीति की है, काम किया है, काम करेंगे, हमारा थीम है। और हमने अम्बाला छावनी में काम करके दिखाए। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को उन सबका पता होना चाहिए, क्योंकि केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही लोगों तक बात नहीं पहुंचती है। जब तक हम अपने प्रचार से लोगों को नहीं बताते। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी आधारित योजना मैंने मंजूर करवा के दी, जनसोई हेड से पानी आ रहा है। और अब क्योंकि नगर पालिका की सीमा बढ़ गई और बढ़े हुए इलाके को भी नहरी पानी मिले, तो 125 करोड़ रुपए की लागत से नया पाइप डलवा कर दे रहा है और पाइप आ रहा है। सीवरेज सारे शहर में डल रहा है। सारे शहर में नई स्ट्रीट लगाने के लिए 20,000 स्ट्रीट लाइटें मंजूर करवा दी, जो लग रही हैं।
शहर में कोई खुला नाला ना रहे। पहले पार्ट में सदर एरिया के बंद कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में सारे शहर के बंद करेंगे। ओपन ड्रेन रहित शहर होगा। तो 28 करोड़ रुपए की लागत से वो पाइप डलने शुरू हो चुके होंगे। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको उसके लिए तैयार भी होना है, प्रचार भी करना है। लोगों को कुछ दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन ये है बहुत जरूरी। खुली नालियां होती हैं तो उसमें गंद भी डलता है, उसकी सफाई भी करवानी पड़ती है। किसी के हाथ में कोई चीज होती है और नाली में फेंक देता है, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, पानी की निकासी नहीं होती है। इसलिए हम पाइप डलवा रहे हैं, बड़े बड़े पाइप, ताकि ना कोई उसमें गंद डाल सकेगा, ना वो ब्लॉक होंगे, ना सफाई कराने का झंझट होगा। साल 2 साल 3 साल के बाद अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो पाइपों की सफाई मशीनों से हो सकती है। सुभाष पार्क आपका बनकर तैयार हो रहा है। अंबाला साहा रोड 4 लेन पर तेजी से काम चल रहा है। पूरी तेजी से उसके ऊपर काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2-3 महीने में ये कम से कम शहर का हिस्सा तो बनकर तैयार हो जाएगा। बैंक स्क्वायर हम यहां पर बनाकर दे रहे हैं। 1857 की क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। जो शहीद हुए, जिन्होंने आज़ादी की अलख जगाई, उनके लिए कोई स्मारक नहीं था। जीटी रोड पर वो स्मारक बनाकर दे रहा हूं। जीटी रोड पर ही उसके साथ एक साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूं। मीटिंग के बाद आज इन तीनों प्रोजेक्टों को हम स्क्रीन पर वॉक थ्रू, बैंक स्क्वायर का, शहीदी स्मारक का और साइंस म्यूजियम का आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता तो लगे कि हम क्या कर रहे हैं। सदर बाजार और निकलसन रोड को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, मॉडर्नाइज किया जा रहा है। उसके टेंडर फ्लोट हो चुके हुए हैं और इसका नक्शा ही बदल जाएगा। मैं सिंगापुर गया था, वहां देख के आया था कि बाजार किस प्रकार के होते हैं। उस प्रकार के बाजार दोनों बना के दे रहा हूं। चंदपुरे में होम्योपैथिक कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। सिविल अस्पताल हरियाणा का सबसे आधुनिक सिविल अस्पताल हमने बना के दिया है। हार्ट सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। भाइयों, ये वही अस्पताल है जिसमें टूटी हुई एक्सरे की मशीन भी नहीं चला करती थी। आप सबने देखा है इसको।
हमने इसका कायाकल्प करके दिया। कैंसर अस्पताल सारे उत्तरी भारत को ये सेवाएं देगा और 2 महीने में इसका उद्घाटन कर देंगे। जल्दी ही 100 बेड का नया अस्पताल भी बनकर तैयार हुआ है। वो भी अब जमीन से ऊपर आ चुका हुआ है। 6 मंजिल का है वो, 2 मंजिल नीचे है, 4 मंजिल ऊपर है। 6 मंजिल का वो अस्पताल बना कर दे रहे हैं और डॉक्टरों के लिए रहने के लिए डॉक्टरों की कॉलोनी बनाकर दे रहे हैं, जिसमें 100 मकान होंगे और काफी बनकर तैयार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम भी होगा और एथलेटिक ट्रैक भी होगा, मार्च तक 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। ना केवल स्थानीय खिलाड़ी, ना केवल राष्ट्रीय मैच, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मैच भी अंबाला छावनी में हुआ करेंगे। ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा। हरियाणा में कहीं और हो मुझे ध्यान नहीं है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल और जिम्नास्टिक हॉल को भी मैंने जीर्णोद्वार करा के दिया और एयर कंडीशन उसको बना के दिया। हमारे शहर के पानी की निकासी 2 नालों से होती है, गुलगुड़िया नाला और महेश नगर ट्रेन। दोनों को कंक्रीट का बनाकर दे रहा हूं, काम चल रहा है कंक्रीट का, ताकि पानी या गंदगी बिल्कुल बिना रुके उसको बनाकर दे रहे हैं। माजरा से लेकर घसीटपुर तक टांगरी के बंदे पर 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना सकती है और अब उस सड़क को जीटी रोड तक जोड़ने के लिए जितनी बाधाएं थी वो दूर हो चुकी है। जल्दी ही वो सड़क जीटी रोड से जुड़ जाएगी। लोगों को शहर से घूम के नहीं जाना पड़ेगा। डायरिया शिफ्ट करने के लिए भी हमने ब्राह्मण माजरा में जगह आइडेंटिफाई कर ली है, जल्दी हमें मिल जाएगी और बिल्कुल आधुनिक अनाज मंडी वहां पर बना कर देंगे। अनाज मंडी में डेयरियां और अनाज मंडी भी मैंने बनाकर दी जीटी रोड के ऊपर। आपने देखा कि सबसे आधुनिक अनाज मंडी बनाकर दी। भाई ये काम बहुत है, गिनाते हुए हम भी भूल जाते हैं। खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है, उसका अगले महीने उद्घाटन करेंगे। सिविल सेक्रेटरीट भी आधा बनकर तैयार हो गया, आधा बनकर तैयार हो गया। सारे दफ्तर जब उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी की जगह को तोड़कर भी बाकी जगह में सिविल सेक्रेटरीट बनेगा। आपने देखा होगा स्वागत द्वार भी स्टाफ रोड पर हम बनाकर दे रहे हैं। तो इन सारे कामों का आपको ज्ञान होना चाहिए कि इतने काम अंबाला के इतिहास में मेरे से पहले तो नहीं किसी ने करा है।
पैसा तो पहले भी सरकारों के पास होता था, लेकिन अंबाला के ऊपर से उड़ के बाकी जगह चला जाता था, गिलास अंबाला छावनी में नहीं आता था। लेकिन अब अंबाला के लोगों का हक उनको मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूं और मैंने उनको ये हक दिलाने की कोशिश की है। ना कोई नहीं, बस खत्म कर रहा हूं। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं ये जो इतने काम कर पाता हूं, ये आपकी ताकत के दम पर ही कर पाता हूं। क्योंकि मेरे में जो शक्ति है वो आपकी ही दी हुई है, मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं। उसी के दम पर मैं ये सारे काम करवा रहा हूं। मुझे बोलना तो और भी बहुत था, लेकिन अभी मुझे मनाही है ज़्यादा बोलने के लिए, इसलिए अब मैं तीनों मंडल के प्रधानों को कहूँगा कि वो अपने अपने वार्ड के प्रधानों का परिचय करवाएंगे और उसके बाद केवल 5 मिनट जिला अध्यक्ष बथौरा जी हमारे बीच में हैं, वो बोलेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आज 3 प्रोजेक्ट हम आपको उनका वॉक थ्रू दिखाएंगे कि वास्तव में वहाँ होने क्या जा रहा है। और मैं कहूँगा कभी कभी समय निकाल कर देख के आया करो। जो शहीदी स्मारक है वो तो आज भी जाकर दिखता है, सुभाष पार्क आज भी दिखता है, बैंक स्क्वायर और साइंस म्यूजियम, इनको तो अभी वजूद में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो दिखती हैं। अब जाकर देखा करो कि कितना बेहतरीन सुभाष पार्क, चंडीगढ़ में भी नहीं है इसके मुकाबले का सुभाष पार्क। और मैंने आपको पहले भी कई बार कहानी सुनाई कि संजीव वालिया जी के घर एक मीटिंग हो रही थी शहर के प्रबुद्ध लोगों की। वालिया जी आए हो यहाँ पे? नहीं आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक बंधु ने खड़े होकर भाषण दिया, काफ़ी पुरानी बात है। तो उसने कहा था कि यहाँ के लड़कों की तो शादियाँ नहीं होती हैं, कोई अपनी लड़की अंबाला कैंट में देना नहीं चाहता। मैंने पूछा क्यों? कहते यहाँ कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है, दिखाने वाली चीज़ नहीं है। अब तो मैंने चीज़ें ही चीज़ें बना दी। पहले अंबाला छावनी के लोग अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए चंडीगढ़ जाया करते थे। अब मेरा दावा है कि 2 साल के बाद चंडीगढ़ के लोग अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अंबाला छावनी आए। जो मैं ये शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं, इसमें 2000 का तो हमने ओपन एयर थिएटर बनाया है, 2000 का। और मुझे नहीं लगता कि वहां से गुजरने वाली कोई गाड़ी उसको देखे बगैर जाया करेगी। और सारे हिंदुस्तान से लोग उसको देखने आएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवाऊंगा। इसी प्रकार से साइंस म्यूजियम भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के आए हुए हैं ना।
कहाँ है? हाँ, वो आपको दिखाएंगे। आपको देखकर गर्व होगा कि हमारे अम्बाला छावनी में राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी चीज बन रही है। राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी चीज बन रही है। तो हमारा शहर भी तरक्की करे, हमारा शहर भी ऊपर उठे, हमारा शहर का भी देश में नाम हो, हमारे लोगों को भी सारी सुविधाएं मिलें, इसकी हम कोशिश करते रहते हैं। और आपसे पुनः अनुरोध कि जो संगठनात्मक बातें मैंने कही हैं उन पर पूरा ध्यान देकर आप कामों की सूची 3 दिन के अंदर, क्योंकि फिर उसको प्रोसेस भी करना है, और फिर अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तो काम शुरू नहीं हो सकते, फिर कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। इसलिए समय पर वो काम, टेंडर लगाने में भी 1 महीना लगता है, मंजूर कराने में भी हमें समय लग सकता है, तो काम शुरू हो जाए समय से पहले। इसलिए 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता। आपके निगाह में होंगे जो काम है, और काम पूरा विद डिटेल होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क बननी है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाला बनना है, जो भी बनना है उसका आप बताएंगे और हम उन कामों को करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी मंत्री जी ने, एक इनके दिल में उमंग थी, एक चाह था बहुत दिनों से कि मैं अपने वर्करों को मिलूं और मेरे को ये दवा मिले। मैं एग्जीक्यूटिव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आके सदर मंडल के प्रधान, वार्ड प्रधान जो है, उनका परिचय मंत्री से कराएं। भाई खड़ा होता जाएगा प्रधान, और सारे तालियां मार के उसका स्वागत करेंगे। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम बहुत टाइम बाद हमारे प्रिय नेता, हमारे ऊर्जावान नेता, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणादायक स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री नीलवेद जी हमारे बीच में हमारे साथ हैं। मंच पर मौजूद जिला प्रधान ब्रजेश बतौरा जी, जिले में महामंत्री ललित चौधरी जी, उप प्रधान। भाई एक चीज रह गई, ये मैंने वार्डों के प्रधानों को तो कह दिया काम देने हैं, गांव वालों ने भी देने हैं, गांव वालों ने भी काम देने हैं। ये कोई खाली यहीं तक नहीं, गांव वालों ने भी देने हैं। उप प्रधान जसवीर सिंह बस्सी जी, ग्रामीण मंडल प्रधान किरणपाल चौहान जी, मेष नगर मंडल प्रधान अजय प्राशर जी, और मेरे वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रधान सोम चोपड़ा जी, ओम सहगल जी, और वरिष्ठ जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति। जो वार्ड नए वार्ड प्रधान बनाए हैं वे एक एक करके खड़े होंगे। मेरी ड्यूटी लगा दी है कि आप तीनों मंडलों की सूची को बताएं। तो मैं पहले ग्रामीण मंडल से शुरू कर रहा हूं। वार्ड नंबर 1 मोहित कौशिक जी, मोहित कौशिक जी खड़े हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट करो कि ग्रामीण मंडल में जो क्षेत्र नगर पालिका में आता है और जिनके वार्ड है उनका है, बाकी जो गांव रह गए हैं उनके भी हम जल्दी प्रधान बनाएंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो नगर परिषद में क्षेत्र आता है, जिनके अभी आगे वार्ड जो बने हैं 31 वार्ड, उनके ये वार्ड प्रधान हैं। वार्ड नंबर 1 से मोहित कौशिक जी, वार्ड नंबर 2 भोलावीर जी, क्योंकि सभी ताले बजाएंगे। वार्ड नंबर 3 से कैप्टन जेके शर्मा जी,
वार्ड नंबर 4 से विकास चौहान जी, वार्ड 5 से तेजपाल डिम्पल जी, वार्ड 6 से शील कुमार नयन जी, वार्ड नंबर 20 से मोहन सिंह पुलीर जी, वार्ड नंबर 21 सुरेश कुमार जी, महेश नगर मंडल के वार्ड प्रधान वार्ड नंबर 7 से नरेंद्र मोंटी नांगरा जी, वार्ड नंबर 8 से वरिंदर वैद जी, वार्ड नंबर 9 से महेंद्र सिंह नागरा जी, वार्ड नंबर 10 से फकीर चंद सैनी जी, वार्ड नंबर 11 का भी वार्ड प्रधान बनना है, वार्ड नंबर 12 से गुरविंदर शर्मा जी, वार्ड नंबर 13 से अशोक शर्मा जी, वार्ड नंबर 14 से जितेंद्र गंभीर जी। कृपया भाई तालियां जोर ज्यादा बना रहे, ऐसे नहीं, सभी बजाएं प्लीज, क्योंकि आने वाला चुनाव हमने जितने मंत्री जी ने काम किए हैं उनके दम पर और अपने संगठन के दम पर हम विश्वास दिलाते हैं कि नगर परिषद पे पूर्ण बहुमत के साथ 31 के 31 वार्डों में भी परचम लहराएंगे। वार्ड नंबर 15 से विनीत गुप्ता जी, वार्ड नंबर 16 से सुरेश चिट्टू बंसल जी, वार्ड नंबर 17 से पुनीत सिरपाल जी, वार्ड नंबर 18 से रमेश सैनी जी, वार्ड नंबर 19 से परमजीत सिंह पम्मी जी, अब सदर मंडल के वार्ड प्रधान वार्ड नंबर 22 से जंग बहादुर पाल जी, वार्ड नंबर 23 से मिस्टर विपिन खन्ना जी, वार्ड नंबर 24 से रविंदर बग्गा जी, वार्ड नंबर 25 से नरेश अग्रवाल जी, वार्ड नंबर 26 से चंद्रशेखर बंटी, वार्ड नंबर 27 से विजय धीमान जी, वार्ड नंबर 28 से राजू बिंद्रा जी, वार्ड नंबर 29 से राजेंद्र अरोड़ा ताया जी, वार्ड नंबर 30 से आशीष अग्रवाल जी, वार्ड नंबर 31 से डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी। मैं आप सभी वार्ड प्रधानों को शुभकामनाएं और अच्छे कार्य के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई हाँ, जिला प्रधान राजेश बोतरा जी प्लीज। भारत माता की हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल विज, मैं आज शादी में मिल रहा था कि आपको देख के दिल खुश हो जाता है, और जब आप होते हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनका दिल खुश हो जाता है। और ऐसे हमारे हरमन प्यारे नेता आदरणीय अनिल विज जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई ललित चौधरी जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष भाई राजीव जी, किरणपाल जी, अजय जी, हमारे जिला में उपाध्यक्ष जसबीर सिंह जसी जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे सोम चोपड़ा जी, आए हुए सभी छायाकार पत्रकार बंधु, और अम्बाड़ा जिला के हमारे बहुत ही जुझारू, हर समय हर परिस्थिति में डटने वाले
मंत्री जी के साथ हर कदम पर कदम मिलाकर चलने वाले ऐसे अम्बाड़ा कैंट के मेरे सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, आज इस बैठक के अंदर आप सबका स्वागत है। और मंत्री जी ने जिस तरह से अभी आप सबके बीच में अम्बाड़ा के विकास के लिए जो जो उन्होंने कार्य किए कि वो सराहनीय कार्य है कि जो चीजें आज लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचते हैं वो आज अम्बाड़ा कैंट को वो चीजें आज मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ मिलने जा रही है। और आप सबके पास जनता में कहने के लिए इतने बातें हैं, आप जनता के अंदर जाकर आप अगर कोई बात करेगा तो आपके पास बताने के लिए इतने काम है कि अम्बाड़ा का तो इतना विकास माननीय अनिल विज जी के नेतृत्व में हमने पिछले जब से ये हमारे सरकार में मंत्री हमारे बने हैं तब से ये लगातार अम्बाड़ा के विकास के लिए सोच रहे हैं। अम्बाड़ा का विकास तो ये कर ही रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर भी इनके द्वारा जो विभाग चलाए जा रहे हैं उनके अंदर इन्होंने कायाकल्प कर दी है। साथियों, आज जब हम कहीं जाते हैं, हमारे हरियाणा में तो बात होती है, जब पड़ोसी में हिमाचल में चला गया तो वहाँ एक मित्र मेरे मिले कि आपके वहाँ एक मंत्री हैं अनिल विज जी, भाई बड़ा नाम सुना है। यानी कि पूरे हरियाणा देश के अंदर जहां भी हम जाते हैं आज मंत्री जी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। और जो अधिकारियों के अंदर मंत्री जी के द्वारा बनाया गया है कि कार्यकर्ता का काम होगा, नहीं तो वो अधिकारी यहाँ नहीं रहेगा। आज एक अलग छाप इन्होंने अपने कार्यकर्ता के मन के अंदर बनाई है, हर कार्यकर्ता इनसे खुश है। तो साथियों, जब मंत्री जी हमारे इतने विकासशील कार्य कर रहे हैं और मंत्री जी जब भी कोई कार्यकर्ता आता है उसके लिए खड़े रहते हैं, उसके काम के लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज मंत्री जी ने हमसे एक चीज मांगी है कि आने वाले चुनावों के अंदर हम सब ने भी, जो आने वाला समय है, हमने हर परिस्थिति के अंदर, हर बूथ के अंदर, वार्ड के अंदर अपने पार्टी की नीतियों को ले जाते हुए, माननीय अनिल विज जी की नीतियों को ले जाते हुए हमने अपने वार्ड को मजबूत करना है। हमने अपने वार्ड के अंदर इतनी मजबूती पैदा करनी है कि विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता जो वहां का वो जिसको सोच रहे हैं वो भी खड़ा होता हुआ सोचे कि मैं खड़ा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि अनिल विज जी ने इतने काम कर दिए हैं कि उसके सामने मैं वोट मांगने कहां जाऊंगा। तो साथियों, आज आप सब तो मंत्री जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले चुनावों के अंदर आप सबके दम के ऊपर हम सब ये 31 के 31 वार्ड और जो 8 वार्ड और हैं वो भी जीतकर हम आदरणीय मंत्री जी की झोली में डालेंगे। इस तरह का आज संकल्प हम यहाँ से लेके जाएं कि मंत्री जी के हाथों को हम मजबूत करते हुए और जो भी जिम्मेवारी आज मंत्री जी ने हमें दी है उसके ऊपर हम खरा उतरे। साथियों, आज अम्बाड़ा मंत्री जी के नाम से जाना जाता है और हरियाणा के अंदर मंत्री जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, पूरे देश के अंदर विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, आने वाले समय के अंदर आप सबसे जो हमने अपेक्षा मंत्री जी ने की है उसके ऊपर आप सब खरे उतरेंगे और मंत्री जी को ये जो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि हमें यहाँ से हमारे पार्षद अधिक से अधिक जीत कर आए, ऐसा आप सब ये आने वाले समय के अंदर सपना सच करने वाले हैं। और इसके लिए मैं आपसे पुनः कार्यकर्ताओं बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सब पूर्ण रूप से जो काम आपको दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी लगन के साथ कार्य किए। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष झारू मंडल अध्यक्ष हैं, आप सबके बीच में रहते हैं, तो इनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर अपने बूथों को मजबूत करिए और मंत्री जी की जो नीतियां हैं, मंत्री जी ने जो कार्य किया है उनको जनता के बीच में लेके जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद पथोरा जी। आज के जो मंत्री जी के प्रोजेक्ट के डेमो दिखाए जा रहे हैं, ये हमारे पास श्री विशाल गालिया जी जो साइंटिफिक इंजीनियर हैं वो आए हैं और रितेश SDO EWD से वो आए हैं, जो आज का ये सारा डेमो इन लोगों का यहाँ आने पर धन्यवाद। ये सारा प्रोग्राम जो है ये दिखाएंगे। धन्यवाद।
अपना याद किधर खड़ा है तेरा बाद में लास्ट में याद आ गया ठीक है ना देखो गाड़ी तो उठी है आगे से आप जाओ, लोगों को देखना है। यादविंदर ये जो चल रही ना इसकी जो दो चार गुड़िया लाइव दे रहे हो क्या मुख्यमंत्री है को माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने इतने लोगों के बीच मुझे अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रेजेंटेशन पे आता हूं। सबसे पहले हम जो भाई साहब सब लोग शांति बना के रखिए और ध्यान से सुने प्लीज। सबसे पहले मैं आपको, जैसा ये विज्ञान केंद्र बनकर तैयार होने के बाद बिल्डिंग होगी, उसके हमारे कई प्रकार के सभी चारों तरफ के व्यूज हैं, वो आपको दिखा रहा हूं। और ये साइट का लेआउट है। सेंटर में इस पे एंट्रेंस के बाद बिल्डिंग नजर आ रही है और बाकी का पार्क बनेगा। पार्क में भी हमारे विज्ञान के एग्जिबिट्स लगेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। ग्राउंड फ्लोर में सबसे पहले रिसेप्शन के बाद एग्जीबिशन, स्पेस एग्जीबिशन होगी। उसके साथ ही एक सोविनर शॉप, डिजिटल एडवेंचर गैलरी, ऑटोमेशन एंड सिमुलेशन गैलरी, एक तारामंडल भी होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम विद 3D फैसिलिटी, ऑफिस और एग्जिबिट डेवलपमेंट लैब होंगी। ये व्यू है हमारी स्पेस एग्जीबिशन का, जो सबसे पहले एंट्री पे होगी। इसमें हम विभिन्न सैटेलाइट्स के मॉडल लगाएंगे और जो भी चंद्रयान, मंगलयान वगैरह हमारे देश ने विज्ञान में तरक्की की है, वो सब यहाँ दिखाए जाएंगे। ये सोविनर शॉप का एक हमने मॉडल व्यू तैयार किया है, इस वे में वो दिखाई जाएगी। नेक्स्ट, ये मेन ग्राउंड फ्लोर पे हमारी डिजिटल एडवेंचर गैलरी होगी। डिजिटल एडवेंचर गैलरी में बहुत तरह के जो आजकल डिजिटल अट्रैक्शंस बनी हुई हैं, वो हम डिस्प्ले करेंगे। जैसे कि डिजिटल पेंटिंग, इसमें बच्चे या आने वाले दर्शक जो भी अपने हाथ से खुद स्क्रीन को टच करके पेंटिंग कर सकते हैं, रंग भर सकते हैं और किसी भी तरह की आकृति तैयार कर सकते हैं। जो आप राइट साइड पे व्यू देख रहे हैं, उसमें एक सैटेलाइट लॉन्चर है। इसमें जो दर्शक होगा वो अपनी नज़र की कंसंट्रेशन से बिना पलक झपके देख के सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। इसमें हम पोलर रीजन्स की बर्फ, आइस, पेंगुइन वगैरह हम सारा प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये बैलून बर्स्ट गेम है। ये मूविंग बैलून्स होंगे। बच्चे हाथ से बॉल फेंक के इनको फोड़ सकते हैं और खेल सकते हैं, और कैसे ये मूव करते हैं और कैसे इनको टच से सेंस करके फोड़ा जाएगा, वो सब इसके साथ एक्सप्लेन भी किया जाएगा। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा एक वर्चुअल असिस्टेंट है। ये एप्पल में सीरी सबने देखा होगा। एप्पल का फोन जो भी इस्तेमाल करते हैं, ये उसी तरह जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे इंटरनेट बेस्ड, ये आपको आंसर बोल के बातचीत करके आपको बताएगी। जिस भी भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में ये उत्तर दे देगी। ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम लगाया जाएगा। जिस भी ह्यूमन बॉडी के जिस पार्ट पे आप फोकस करेंगे, उसके अंदर अंदरूनी इमेज और उसमें क्या क्या हिस्से हैं, वो सारे यहाँ एक्सप्लेन किए जाएंगे। राइट साइड में कलर सेंसिंग रोबोट है। आप जिस भी कलर को चूज करेंगे, रोबोट अपने आप उसको सेंस करके आपको बताएगा। वर्चुअल इंटरेक्टिव्स हैं। इसमें आप इशारों से भी डिजिटल कैसे एक्शन कर करके आगे रन कर सकते हैं इसमें प्रोग्राम्स को। इंटरेक्टिव वाटर वॉल, वाटर की
बहुत सारी फ्लूइड डायनामिक्स होती हैं। ये सारे आप हाथ से पानी की अलग अलग मूवमेंट्स बना के फ्लूइड डायनामिक्स को इसमें समझ सकते हैं। 3D होलोग्राम वगैरह इसमें आपको दिखाया जा सकता है, जिससे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, जिससे आपको भूतों की प्रोजेक्शन दिखाई जाती है, क्योंकि रियल में कुछ होता नहीं है, लेकिन वो होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज करके किया जाता है। ये ग्राउंड फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस हॉल का प्रोविजन है, 3D ऑडिटोरियम का प्रोविजन है, लगभग 125-150 लोगों की सीटिंग की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। एक ऑटोमेशन एंड सिमुलेशन गैलरी बनाई जाएगी, जिसमें हम मोशन सिमुलेटर लगाएंगे और इसमें हम ये भी डिस्प्ले करेंगे कि इंसान ने कैसे कैसे तरक्की की है। जैसे कि व्हील सबसे पुरानी इन्वेंशन है, सबसे पहले पहिया बनाया गया था, और पहिए में तरक्की होके आज तक पहिए की टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या अचीव कर पाए हैं वो दिखाया जाएगा। पहिए से ही ट्रेन बनती है, पहिए से ही हमारी गाड़ियां चलती हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में पहिए से ही हमारी मशीनें और पुलिस चलती हैं। ये एक इंटरेक्टिव वॉल होगी। ये वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ, इसमें जहां भी इंसान मतलब दर्शक टच करेगा, उसी पे एनिमेशन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी वो जानकारी हासिल कर सकेगा टच करके। इसी प्रकार ये हमारे अलग अलग तरह की मशीन लैंग्वेज की वॉल्स भी होंगी, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन सारी दी जाएगी, जो जो हम आज डेली रूटीन में यूज करते हैं। ये गेस्चर बेस्ड, इसी गेस्चर से कैसे दिव्यांग लोग बातचीत कर सकते हैं मशीनों से, उसके बारे में दिखाया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी एक अलग से कॉर्नर बनाया जाएगा। ये रोबोटिक्स, जैसे हमारी रोबोटिक्स का आज की जिंदगी में बहुत महत्व है। विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। रोबोटिक आर्म्स से हम चिकित्सा में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जाएंगी। ये हमारा मोशन सिमुलेटर है। मोशन सिमुलेटर में आप दुनिया के किसी भी जगह का, कोने का, हम एक वीडियो बना के उसका रियल एक्सपीरियंस आपको शो कर सकते हैं। ये अंदर बैठ के पूरी मूवमेंट्स, आप चाहे पानी में, समुंदर में, सी शिप में बैठे हैं, वैसा भी एक्सपीरियंस हम आपको दे सकते हैं इसमें बिठा के। हाँ, इसमें 10 से 15 तक की कैपेसिटी है, बट ये 20 मिनट का, 15-20 मिनट का शो होता है, तो इसमें बारी बारी से बहुत से लोगों को दिखाया जा सकता है। इसमें फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी आपको दिया जा सकता है, हवा में उड़ते हुए। ये हमारा ऑफिस होगा और एग्जीबिट डेवलपमेंट लैब होगी, जहां हमारे स्टाफ नए नए और एग्जीबिट डेवलप करके विज्ञान केंद्र में समय अनुसार बदलाव करता रहेगा। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर फन साइंस गैलरी, ये बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव गैलरी है। इसमें बच्चे विभिन्न विज्ञान के प्रिंसिपल खेल खेल में इक्विपमेंट्स के साथ खेल के सीख सकते हैं। इसमें बहुत तरह के, हर तरह के एक्सपीरियंस बच्चे जो 5वीं 6वीं से लेकर 10वीं क्लास तक विज्ञान के प्रिंसिपल हम किताबों में सीखते हैं, वो यहाँ बच्चे एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके सीख पाएंगे। और उन्हें इस गैलरी में मैक्सिमम बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो इस हॉल से निकलना ही नहीं चाहते। अदर साइंस सेंटर्स का जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये एक इसमें हम इमर्सिव थिएटर बना रहे हैं। इसमें
270 डिग्री की एक डिजिटल वॉल बनेगी और उस पर हम फिल्म चलाएंगे, जिससे हमारी आई का मैक्सिमम, आई को सिर्फ फिल्म के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा साइड में। इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा, हम और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। सारा वो हम जैसे हमें फीलिंग ये आएगी कि हम इसी में खुद ही चल रहे हैं। और एक साइंस ऑन स्फीयर हम अर्थ का ग्लोब बनाएंगे और वहाँ सीधा नासा से डाटा लेके लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वेदर वगैरह। इसमें इक्विपमेंट आता है, कुछ लोगों ने हो सकता है देखा भी होगा, इसमें आइस पे लगा के हम किसी भी तरह के मल्टीपल एक्सपीरियंसेस शेयर करा सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR। फर्स्ट फ्लोर पे हम एक ये आप रेड डॉट देख रहे होंगे, ये हॉल हमने इनोवेशन हब के लिए रखा है। इनोवेशन हब में क्या करेंगे, हम जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको, ब्राइट बच्चों को यहाँ एनरोल कर लेंगे और उनको इक्विपमेंट हम सेंटर की तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। ना ही इक्विपमेंट, हम मेंटर्स भी उनको देंगे, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दें, चाहे यहाँ के स्कूल टीचर्स दें, जो फिर उनको हाथ से काम करके नई नई चीजें बनाने का मौका दिया जाएगा। उनके आइडियाज से उन्हें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा सेंटर प्रोवाइड करेगा। सेकंड फ्लोर पे हम स्पोर्ट्स आ जाएं तो स्पोर्ट्स गैलरी, हरियाणा स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में इंडिया की सभी स्टेट्स में सबसे अग्रणी है, तो हमने स्पोर्ट्स की भी एक पूरी गैलरी डेडिकेट की है, जिसमें हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी रखा जाएगा, दिखाया जाएगा, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में क्या क्या साइंस यूज होती है और साइंस से हम एफिशिएंसी स्पोर्ट्स में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारा दिखाया जाएगा। ये कुछ उसके नमूने हैं। भाई शोर ना मचाओ, बड़े गौर से देखो, बड़ी ये बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी बनेगी। ये सिर्फ मंत्री साहब का ही मार्गदर्शन है जिसके कारण हम यहाँ इस फैसिलिटी को यहाँ तक ले पाए हैं। फिर हम इस सेकंड फ्लोर में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ ऑफ हरियाणा को भी डिस्प्ले करेंगे। किस किस तरह के यहाँ जलवायु, पेड़ पौधे सभी तरह की पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। ये पक्षियों की एक अलग से गैलरी बनाई जाएगी। हरियाणा का जैसे राज्य पक्षी काला तीतर है, और जितने भी विजिटर पक्षी आते हैं हरियाणा में मौसमानुसार, उन सबको यहाँ दिखाया जाएगा। ये एक्सटेंडेड रियलिटी और जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं उनके बारे में। रियल में कोई चीज ना होते हुए भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतने बढ़िया बढ़िया सीन कैसे बनाती है, वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे आजकल एथिक्स आ जाते हैं, एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको इस्तेमाल नहीं करना, तो वो कैसे हम शोकेस कर सकते हैं। इस तरह की सभी टेक्नोलॉजीज का डिस्प्ले इस केंद्र में किया जाएगा। फॉरेस्ट एग्रीकल्चर, हरियाणा एग्रीकल्चर में भी अग्रणी स्टेट है, तो हरियाणा में जिस भी तरह की खेती होती है, की जाती है, उसकी सभी तकनीकें यहाँ डिस्प्ले की जाएंगी। बुआई से, बिजाई से, जमीन तैयार करने से, इरिगेशन कैसे की जाती है, सारी प्रोसेसेस को यहाँ डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। चाहे कोई किसान आए, चाहे बच्चे आए, बच्चे किताबों में तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को रियलिटी में नहीं पता खेती कैसे होती है, वो सब यहाँ दिखाया जाएगा। खेती के इक्विपमेंट्स, ये
डिजिटल टेबल्स हैं जिन पे जिस भी चीज़ को टच करेंगे उसी प्रोसेस की डेमो देखी जा सकती है चूज करके अपने हिसाब से। सॉइल कंडीशन, सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट एक ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए हम डायग्रामा बनाएंगे, जिसमें ह्यूमन इवोल्यूशन जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, जो आज तक हम समझ पाए हैं और जो प्रोग्रेस हमने आज तक अचीव कर ली है उसके बारे में बताया जाएगा। इस पे भी एक छोटी सी फिल्म है। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैरों तले हैं, जमीन में दफन आदिम उपकरणों और जीवाश्म हड्डियों में। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अब हम पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया। आधे वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसानों की तरह हो गए। रात में जीवाश्मित उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ले ली। कारण चाहे जो हो, 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगे और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ विशेषज्ञों का मानना है लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैले। ये एक सैंपल फिल्म थी, इसकी डिटेल तो हम सेंटर में ही चला पाएंगे। ये तो आपको एक आइडिया देने के लिए
हाँ, सारे नाम टाइप कर देंगे हम लोग टाइम बचेगा। ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद यहाँ एक ओपन टेरेस पे कैफे की भी प्लान है, उसको हम वर्ड भी कर सकते हैं, अभी वो प्लानिंग प्रोसेस में ही है। थर्ड फ्लोर पे हम आए तो थर्ड फ्लोर पे हमने अम्बा की भाई चुप करके शांति से, इतना इंटरेस्टिंग विषय आपको दिखाया जा रहा है। और ये अम्बाला छावनी तो हमारा साइंस सिटी है, साइंस सिटी में साइंस म्यूजियम बन रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। और आप लोग बोल रहे हो, चुप करके शांति से सारे देखो, कोई नहीं बोलेगा। फिर अभी तो 2 फिल्में और दिखानी है हमने। अभी मंत्री साहब कह रहे थे कि अम्बाला में कोई जगह या फेमस ना होने के कारण या रिश्तों में दिक्कत आती है, लेकिन मैं कहता हूँ अम्बाला ऑलरेडी फेमस है। वो इसलिए कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री अम्बाला की बहुत फेमस है, और पूरे इंडिया में नहीं बाहर भी इसका सामान एक्सपोर्ट होता है। उस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए भी हमने अम्बाला में इंस्ट्रूमेंटेशन गैलरी को डाला गया। इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन कहाँ से शुरू हुई, मेजरमेंट कहाँ से शुरू हुई, हमें कोई चीज नापनी क्यों पड़ती है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा और दिखाया जाएगा। किस किस तरह के नाप बनाए गए। हम मेनली सबसे पहले 3 चीजें नापनी शुरू की, लंबाई, समय और वजन। वो सब यहाँ शुरू से कैसे नापना शुरू किया और आज के स्टेटस पर कैसे पहुंचे, वो सब दिखाया जाएगा। हिस्ट्री, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है, एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। यहाँ हमने एक गैलरी आत्मनिर्भर अम्बाला करके भी डेडिकेट की है, जिसमें अम्बाला की इंडस्ट्री वाले लोग अपने नए नए प्रोडक्ट्स को आके यहाँ दिखा भी सकते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जो भी, क्योंकि यहाँ नई पीढ़ी सबसे ज्यादा आएगी, स्कूलों के बच्चे आएंगे, उन्हें पता लगेगा कौन सी चीज कहाँ से मिल सकती है। उसके अलावा हमारा जो प्रदेश है, हमारे कंट्री में हरियाणा राज्य में न्यूनतम से न्यूनतम पहाड़, नवीन पहाड़ जो हैं वो शिवालिक हिल्स हैं और हिमालयाज हैं, उसके बारे में भी दिखाएंगे। और सबसे पुराने पहाड़ जो दुनिया के हैं, अरावली, वो भी हरियाणा से शुरू होती हैं और गुजरात तक चली जाती हैं, उसके बारे में भी सारा बताया जाएगा। उसके बारे में पूरी डिजिटल वॉल और इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इन हिमालयाज में किस तरह के प्राणी पाए जाते हैं, किस तरह की पौधों की किस्में पाई जाती हैं, किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, वो सारे, अगर हमें ओरिजिनल मिल पाए तो हम ओरिजिनल लगाएंगे, वरना रेप्लिका तो जरूर लगा ही देंगे। ये हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ हरियाणा के लिए भी एक मैप टेबल बनाएंगे। हिस्टोरिकल साइट्स कैसी कैसी हरियाणा में है, जैसे राखीगढ़ी में सबसे पुराने अवशेष ह्यूमन लाइफ के मिले हैं, और सिविलाइज्ड, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं वो अवशेष राखीगढ़ी में मिले हैं। वो हमने कैसे पता लगाया, उसके पीछे क्या विज्ञान है, कैसे डीएनए उसकी फिंगरप्रिंटिंग की गई, कार्बन डेटिंग की गई, वो सारी प्रोसेसेस भी यहाँ एक्सप्लेन की जाएंगी। ये अवशेष जो ह्यूमन अवशेष पाए जाते हैं हरियाणा के एरिया में, वो सारे यहाँ लगाए जाएंगे। ये हिमालयाज के बारे में और अरावलीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एक सैंड टेबल बनाई जाएगी, जिसमें कैसे सैंड की मूवमेंट्स होती है, डेजर्ट्स में होती है, वो डिस्प्ले किया जाएगा। उसके अलावा साइंस की जो नैनो टेक्नोलॉजी है, आज फ्यूचर साइंस जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में ही कहते हैं, क्योंकि आने वाले नैनो साइज पे आके
जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसी भी मटेरियल की, वो भी बदल जाती हैं। आने वाले टाइम में शर्ट्स भी ऐसी आएंगी जिन्हें ना तो धोना पड़ेगा, सिर्फ एक बार उतारा झाड़ा, नैनो मटेरियल से जो शर्ट्स बनेंगी, कपड़े बनेंगे, उतारा झाड़ा और फिर से पहन लिया। उसमें ऐसी भी चीजें आएंगी कि आप एक ही शर्ट के मल्टीपल कलर्स बदल सकते हो, उसी को अगले दिन पहना, कलर दूसरा चूज कर लिया। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, वो सब भी यहाँ तो नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? पुराने जमाने में कैसे हम साइंस का इस्तेमाल करके, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए गए थे, बड़े बड़े पत्थर ऊपर कैसे चढ़े, आज हम सोचते रहते हैं, वो भी सारा इसमें दिखाया गया है। और यहाँ यही नहीं कि देखने को मिलेगा, बच्चे अपने हाथ से भी कर सकते हैं। यहाँ टेलीस्कोप लगाया जाएगा, रात में जो विभिन्न खगोलीय घटनाएं होती हैं, चंद्र ग्रहण वगैरह लगता है, वो सब दिखाने के लिए कोई अलग से रात को जिनको तारे देखने का शौक है टेलीस्कोप से, वो ओपन छत पे, टेरेस पे टेलीस्कोप लगाया जाएगा, उससे कोई भी देख सकता है। अलग से स्पेशल इवेंट्स भी किए जाएंगे। ये एक तरह से ओवरऑल हमारा लेआउट है, साइट प्लान है। और ये बिल्डिंग से हटके जो पार्क बचेगी जगह हमारी, उसमें भी झूलों में क्या क्या साइंस इन्वॉल्व होती है और साइंस से ही कैसे हमारे झूले बने हैं, वो सारी चीजें यहाँ लगाई जाएंगी। इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मंत्री जी का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश ना होते तो हमारा ये प्रोजेक्ट 25 करोड़ तक ही सिमट जाता। ये उन्हीं का ही एफर्ट है कि हम इसे 80 करोड़ तक ले पाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मेरे अम्बाला की जय, मेरे अम्बाला की जय, भाई अनिल विज की जय। ये वार मेमोरियल जो बन रहा है, ये उसका व्यू है। देखो आप क्या बनने जा रही है।
बैंक स्टेयर The East India Company, basically a trading company, established itself as a political power in India in the year 1772. The British introduced many expansionist and unjust policies to fulfill their intention of becoming a political power in India. The cumulative effect of these policies, exploitation, and administrative innovations over the years adversely affected the positions of all. The rulers, sepoys, zamindars, peasants, artisans, pundits, Maulvis, etc. were a few among them who were adversely affected. The colonial policies of the East India Company destroyed the traditional economic fabric of the Indian society. The highly unpopular revenue settlements, like the permanent settlement, Mahalbari, Rayatbari, etc., left the peasants impoverished due to heavy taxation. The annexation of Indian states by the company cut off the major source of patronage to the artisans and handicraftsmen, making their lives more miserable. The British never mixed with the Indian people and treated even the upper class Indians with contempt. The Indian sepoys were also unhappy about their emoluments compared to their British counterparts. However, the flashpoint was reached when the soldiers were asked to bite off the paper cartridges for the newly introduced Enfield rifles, which were reportedly greased with beef and pig fat. This was against the religious beliefs of Hindu and Muslim sepoys. I must go to General Henry Bernard. I have something urgent to share with him. Forstein, we have information of an impending bloodbath at Ambala on May 10th during church services in the new Church for European Regiment tomorrow. All to remain alert. जब अंग्रेज चर्च में बिजी होंगे तब हम अपना काम करेंगे। तो नेगेटिव इन्फेंट्री कार्ट्रिज की गन उठा लेंगे, लाइट कैवलरी गन लाएंगे, एचएमएल लांसर के घोड़े खुले छोड़ देंगे, करके सारे अंग्रेजा का कत्लेआम कर देंगे। The sepoys of 60th Native Infantry captured European officers. The next moment, they found themselves surrounded by superior European force. The sepoys agreed to leave if the English did not attack them. The mutiny in Ambala was nipped at the bud by the British. But its spark went to Meerut, where the sepoys were lucky, and they marched to Delhi. And at midnight of 10th May 1857, they fired 21 salvos, announcing Bahadur Shah Zafar as the ruler of Hindustan. बैंक स्केयर, हाँ बैंक स्केयर। अब आपको जो बैंक स्क्वायर बनने जा रहा है उसके बारे में दिखाया जाएगा।
ये बैंक पेरेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें दुकानें भी बहुत सारी खुलेंगी, बड़ी बड़ी दुकानें, दफ्तर भी खुलेंगे, बैंक भी खुलेंगे। इसमें हेलीपैड भी बनेगा, हेलीकॉप्टर इसकी छत पे उतर सकेगा। और हेलीपैड शहीदी स्मारक में भी बनेगा। जो विदेश से टूरिस्ट आया करेंगे, सीधा उसके वहीं उतरने की व्यवस्था करी है हमने। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई अनिल जी जिंदाबाद, भाई अनिल जी जिंदाबाद। बस सबका धन्यवाद। जल्दी 2 साल में ये सब तैयार हो जाएगा और अंबाले का नक्शा बदल जाएगा 2 साल।